एज को देखना है तो ये एक क्वेश्चन है। इंडियन स्कल, इसके बारे में बताइए, इंडियन स्कल के बारे में। इसका सिफेलिक इंडेक्स कितना होगा? काकेशियंस का याद है सिफेलिक इंडेक्स कितना होता है? 75 to 80। हाँ, सीधे सीधे 75 से 80 है ना। इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा वो पॉइंट वाला, अगर हम याद करेंगे तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। तो 75 से 80 इसका होता है। ये लॉन्ग हेडेड होते हैं या शॉर्ट हेडेड होते हैं या मीडियम हेडेड होते हैं? ये मेजेटिसिफेलिक होते हैं। मेजेटिसिफेलिक यानी मीडियम हेडेड होते हैं ना। इनका सिफेलिक इंडेक्स होता है कितना, 75 से 80, 75 to 80, बस ऐसे हैं। अब ये देखिए तीन आपके सामने अलग अलग कैरियोटाइप्स हैं। 45XO, 47XXY एंड ये 46XXX करके ये होता है ना, सुपर फीमेल्स जिनको हम कहते हैं। तो अब ये कैरियोटाइप्स है, इनमें बार बॉडीज कितनी होंगी? जैसे 45XO यानी ये कौन सा सिंड्रोम है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडीज होती हैं कि नहीं होती हैं? एक्सटेंड बार बॉडी नहीं एब्सेंट होती। होती है, इसमें कोई भी बार बॉडी नहीं होगी। अब ये जो है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, 47XXY, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो जीनोटाइप होता है वो एक तरीके से मेल्स का होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है वो टोटली फीमेल्स की होती है। ड्यू क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। तो अब ये एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम ज्यादा है, और यही एक बार बॉडी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार बॉडीज जो होगी वो एक, 1 होगी। और यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम है। कितने हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार बॉडी जो होगी वो 2 होगी। बस इतना ही है। आमतौर से इसके अलावा कोई और आपको कैरियोटाइप मिलेगा भी नहीं जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। यही 3 कैरियोटाइप हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, या फिर सुपर फीमेल्स का है। 0, 1, 2 इतनी बार बॉडीज इसमें होती है। अब एक क्वेश्चन ये है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के बारे में बताया था जब इंटरसेक्स हम पढ़ फीमेल्स रहे थे। due to females due to hermaphroditism. काज क्या है? काज इसका किसकी डिफिशियंसी से होता है ये? 21 hydroxylase. हाँ, 21 की ना, 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी सबसे कॉमनेस्ट है। इसके अलावा 16 हाइड्रोक्सिलेज भी है, और भी दूसरे हैं, मतलब सबसे कॉमन जो है वो 21 हाइड्रोक्सिलेज, इसकी डिफिशियंसी से ये हो रहा है। अब एशलेज रूल, एशलेज रूल को और क्या कहते हैं? 149 रूल ना, 149 रूल, 149 का रूल भी इसको कहा जाता है, एशलेज रूल। मोस्टली जो ये एशले रूल है ना, ये यूरोपियंस के लिए ही लागू होता है। यूरोप की कंट्रीज में एशलेज रूल चलता है। अब एशलेज रूल से पता किस चीज का लगाते हैं? एज, सेक्स, स्टेचर या रेस। पहली चीज तो ये है, किसका पता हम लगाते हैं इससे? एज, सेक्स, स्टेचर या फिर रेस, ये 4 चीजें हैं ना। तो किस चीज का पता चलता है एशलेज रूल से? नहीं पता। सेक्स का। कैसे? 149 है ना, स्टर्नम की लेंथ को देखा जाता है। स्टर्नम की लेंथ अगर मोर देन 149 mm है, कितना 149 mm से ज्यादा है, तो ये किसकी है? मेल की है। लेस देन 149 mm अगर स्टर्नम की लेंथ है तो ये फीमेल की है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, इससे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। और मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज में एशलेज रूल चलता है, बाकी जगहों पे नहीं चलता है। ठीक, इसको 149 रूल भी कहते हैं। अब फर्स्ट टेम्परेरी टूथ टू अपीयर, पहला टेम्परेरी टूथ, पहला दांत जो है डेसिडुअस या मिल्क टीथ जो है, सबसे पहले कौन सा अपीयर होता है? लोअर इंसीजर। Lower central लोअर incision. सेंट्रल इंसिजन। लोअर सेंट्रल इंसीजर है।
कब होता है? 6 to 8 months. 6 to 8 मंथ। ठीक, 6 to 8 मंथ। फिर परमानेंट दांत कौन सा है जो पहले निकलता है? First molar. फर्स्ट मोलर। ईयर क्या है इसका? 6 to 7 ईयर। ना, 6 से 7 साल में। अब देखिए, जो टेम्परेरी टीथ होता है या जो मिल्क टीथ होता है, यूजुअली जो है, जो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है, वो पहले कहाँ पे होता है? अपर जाम में पहले निकलता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका? लोअर सेंट्रल इंसीजर, जो पहले जो है लोअर जा में निकलता है। वरना ज्यादातर जो मोस्टली जो मिल्क टीथ है वो अपर जा से शुरू होते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा उसी का जो काउंटर पार्ट है वो लोअर जा में इरप्ट करता है। मोस्ट कॉमन टूथ टू बी इम्पैक्टेड। Third कौन molar. सा? Third molar. थर्ड मोलर है कहाँ का? मैंडिबुलर, है ना? ये नाम याद रखिएगा, मैंडिबुलर थर्ड मोलर। मैंडिबुलर। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का स्कल है, किसी का स्कल है और वहां पे थर्ड मोलर मौजूद है, वहां पे थर्ड मोलर जो है वो प्रेजेंट है, तो उसकी एज कितनी हो सकती है? Greater than 80. ग्रेटर देन, बस इतना ही याद रखना, क्योंकि ये ना इसकी बहुत वेरिएबल है कि कब जो है ये किस ईयर पे या किस एज पे इसका इरप्शन होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर थर्ड मोलर मौजूद है, थर्ड मोलर प्रेजेंट है किसी के स्कल में, तो ये मान के चलिए कि 18 साल से ज्यादा की एज है। लेकिन अगर ये एब्सेंट है, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि 18 साल से कम का है। तो एब्सेंस कोई वैल्यू नहीं रखती, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली 18 साल से ज्यादा की एज है। क्योंकि आमतौर से ये जो माना जाता है कि 17 to 25 ईयर्स में इसका इरप्शन होता है, 17 से 25 साल में। बट ये भी जो है वेरिएबल है, किसी किसी का 28 साल में भी, है ना, 28 ईयर्स में भी इरप्शन नहीं हुआ होता है। जैसे अभी हम लोगों का इरप्शन ही नहीं हुआ है थर्ड मोलर, जिसको विजडम टूथ भी कहते हैं। तो अभी हम लोग बेवकूफ ही हैं, वाइज नहीं हुए हैं। ठीक, पीरियड ऑफ मिड डेंटिशन कब मिलता है? जिसमें परमानेंट और डेसिडुअस टीथ दोनों होते हैं। 6 से 11 साल। 6 to 11 ईयर, 6 से 11 साल। ये क्वेश्चन है बस इतना ही, जितना हमने अब तक पीछे का पढ़ा है ना, समझ लीजिए उसी को हम एक तरीके से रिपीट कर रहे हैं। मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया गस्टाफ्सन्स मेथड का। Root transparent. रूट ट्रांसपेरेंसी। रूट ट्रांसपेरेंसी जो है, ये जो है सबसे रिलायबल क्राइटेरिया। और लीस्ट रिलायबल क्राइटेरिया जो होता है वो रूट रिजर्प्शन Root होता है। absorption. रूट रिजर्प्शन। और आमतौर से गस्टाफ्सन्स मेथड जो होता है आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल के बाद जो है एज एस्टिमेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। टीथ से, दांतों से अगर किसी को किसी की एज को एस्टिमेट करना हो, तो आफ्टर 25 ईयर्स गस्टाफ्सन्स मेथड जो है वो बेस्ट है। अब ये बेस्ट सिंगल बोन फॉर सेक्स डिफरेंशिएशन। सिंगल बोन, pelvis Pelvis. sternum. पेल्विक बोन है, पेल्विक बोन। वो क्रोगमन्स एक्यूरेसी फार्मूला याद रखिएगा ना। पेल्विक बोन, इसकी जो एक्यूरेसी होती है एलोन जो है वो 95% होती है। तो जो पेल्विक बोन है वो सबसे अच्छी बोन है सेक्स डिफरेंशिएशन के लिए। सिंगल सेक्स डिफरेंशिएशन के लिए अभी एक जगह और आएगा, एज के लिए, एज एस्टिमेशन के लिए सिंगल बेस्ट बोन कौन सी होगी, तो उसके अभी यहाँ पे सेक्स डिफरेंशिएशन के लिए पेल्विक बोन मोस्ट कॉमन। अब ये जो चीज है ना, डीएसडी जिसको कहते हैं, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो मोस्ट कॉमन डीएसडी एसोसिएटेड विद मेल हाइपोगोनेडिज्म। Turner. टर्नर सिंड्रोम, मेल हाइपोगोनेडिज्म कह रहा हूँ ना, मेल। तो जिसका कैरियोटाइप क्या हो, मेल से मिलता जुलता हो। अभी हमने यहीं पे पढ़ा ना, ये Klein. 47 क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है ना, 47XXY। वाई है, मेल हाइपोगोनेडिज्म यहाँ पे होता है। तो ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। और इसी का जस्ट अपोजिट
फीमेल हाइपोगोनेटिज्म में टर्नर सिंड्रोम। अब आइए जो हमें पढ़ना है, एज फ्रॉम ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, यानी बोन के ऑसिफिकेशन से एज को एस्टिमेट करना है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पहली बोन कौन सी है जो ऑसिफाई होती है? क्लैविकल। क्लेविकल। क्लेविकल जो है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही वो ऑसिफाई हो जाती है, फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, और उसका एज ऑफ ऑसिफिकेशन क्या होता है? 5 to 6 वीक, है ना? कहीं कहीं आपको 5 वीक भी मिलेगा, कहीं कहीं 6 वीक भी मिलेगा। तो बेहतर है 5 to 6 वीक याद रखिए। 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ क्लेविकल जो है वो ऑसिफाई हो जाती है। और क्लेविकल के बारे में क्वेश्चन और भी आया था कि ओनली लॉन्ग बोन इन द बॉडी जो हॉरिजॉन्टली पाई जाती है। कैसे पाई जाती क्लैविकल। है ना? ये जो है ये बॉडी में हॉरिजॉन्टल होती है, लॉन्ग बोन में इसका शुमार होता है, हॉरिजॉन्टली पाई जाती है, और सबसे पहले जो है इसी का क्लासिफिकेशन भी होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ करीब करीब 11 to 12 वीक, 11 से 12 हफ्ते के दौरान जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं ना, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो 806 होते हैं। कितने होते हैं? 806 होते हैं 11 to 12 वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि इनका फ्यूजन होता रहता है। तो एट बर्थ जो ऑसिफिकेशन सेंटर बचते हैं वो 450 बचते हैं। कितना? 450 बचते हैं। लेकिन ये फर्दर जो है ये ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो आपस में फ्यूज होते रहते हैं, और टोटल जो हमारे बोन है ह्यूमन स्केलेटन में वो कितनी है? 206। यानी यहाँ से भी फिर रिडक्शन होता है फर्दर, ये ऑसिफिकेशन सेंटर थे। तो फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई इज क्लेविकल। कब ऑसिफाई होती है? 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, है ना? इंट्रा यूट्राइन लाइफ 5वें से 6ठे हफ्ते में इसका ऑसिफिकेशन जो है वो होता है। अब यहाँ पे क्लेविकल के बारे में बस एक दो लाइन बाकी आपके एनाटॉमी में होगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में देखिए। वैसे इससे यही दो चीजें पूछी भी जाती हैं कि सबसे पहली बोन कौन सी ऑसिफाई होती है, और दूसरे कौन सी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में। इससे यही दो क्वेश्चन आमतौर से बनते भी हैं। अब आइए थोड़ा सा कार्पल बोन्स के बारे में देखते हैं। कार्पल बोन बहुत इंपॉर्टेंट है एज एस्टिमेशन के लिए। कार्पल बोन का जो सीक्वेंस होता है वो कहाँ से शुरू होता है? जैसे होता है ना कि कैसे आप लोग याद करते हैं वो। बहरहाल इसका जो सीक्वेंस होता है वो कैपिटेट से शुरू होता है, कैपिटेट, हैमेट, है ना, ट्राइक्वेट्रल है, ल्यूनेट है, स्केफॉइड है, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजाइड, एंड लास्ट में पिसिफार्म होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है ग्राफिकल अलग अलग मिले, लेकिन ये इसी तरीके से है ना। तो आसिफिकेशन की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे आसिफिकेशन कैसे शुरू होता है? तो सबसे पहली बोन जो आसिफाई होती है वो होती है कैपिटेट, वो होती है कैपिटेट, ये वाली बोन, दिस इज कैपिटेट। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, पहली बोन ऑसिफाई हो रही है कैपिटेट। कब ऑसिफाई हो रही है? आमतौर से इसको ना डिनोट करते हैं 1 ईयर, यानी 1 साल में। बट अगर थोड़ा सा और वीक्स की तरफ जाए तो जो सेकंड यानी 8th वीक, सेकंड मंथ में ही इसका ऑसिफिकेशन हो जाता है। सेकंड मंथ में इसका ऑसिफिकेशन मान लिया जाता है। सबसे पहली बोन जो ऑसिफाई हुई दैट इज कैपिटेट, अर्लीस्ट कार्पल बोन टू ऑसिफाई, ठीक, कैपिटेट हो रही है। एंड अब यहाँ पे लास्ट बोन, सबसे लास्ट बोन कौन सी ऑसिफाई हो रही है? वो होती है पिस्सीफार्म। सबसे लास्ट बोन जो ऑसिफाई होती है वो पिस्सीफार्मिस भी हम इसको कहते हैं, पिस्सीफार्म। ये यहाँ पे है। एक करीब करीब 10 to 12 ईयर्स में, 10 से 12 साल लगते हैं इसको ऑसिफाई होने में। 10 to 12 ईयर्स, कहीं कहीं 9 से 12 भी मिल जाएगा। तो 10 to 12 ईयर्स लास्ट कार्पल बोन टू ऑसिफाई। अब इसी के बीच में तमाम बोन्स जो है वो ऑसिफाई होती हैं। तो पहली कैपिटेट, कैपिटेट हो गई। तो दूसरी कौन सी बोन आएगी? हैमेट। हैमेट भी आमतौर से जो है 1 साल ही लगता है, हैमेट को भी, इसको भी ऑसिफाई होने में 1 साल ही लगता है। 3rd to 4th मंथ, 3 से चौथे महीने में ये ऑसिफाई हो जाती है हैमेट।
हाइमेट के बाद आती है ट्राइक्यूट्रल। अब ट्राइक्यूट्रल जो है वो 3 साल लगता है इसका, 3 इयर्स। अब यहाँ से एक एक साल जोड़ते जाइए। ल्यूनेट 4 साल, 4 इयर्स ना, 4 साल में इसका आसिफिकेशन हो जाता है। स्केफाइड, ये बोन 5 इयर्स, 5 साल में ना। अब इसके बाद स्केफाइड के बाद ट्रेपीजियम है और ट्रेपेजॉइड है। ट्रेपीजियम जो है वो 6 साल लगता है, 6 इयर्स। एंड ट्रेपेजॉइड के लिए 6 to 7 इयर्स। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए जब याद करते हैं तो इसको 7 साल मान के चलते हैं ना। तो 3 साल ट्राइक्यूट्रम, 3 साल ल्यूनेट, 4 साल स्केफाइड, 5 साल ट्रेपीजियम, 6 और ट्रेपेजॉइड 7 साल। इस तरीके से इसको याद कर लिया। अब लास्ट में बची क्या, पिसीफार्म। तो पिसीफार्म जो है वो 10 से 12 साल लगता है इसके आसिफिकेशन में ना। लास्ट बोन टू आसिफाई, यानी लास्ट कार्पल बोन टू आसिफाई पिसीफार्म बोन। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखिए न्यूबॉर्न में, अब क्योंकि देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरीके से, तो एक बड़ा अच्छा एस्टिमेशन दिया गया कि अगर मान लीजिए किसी का एक्सरे कराया गया रिस्ट का, रिस्ट का आपने एक्सरे कराया और वहां पे 4 कार्पल बोन मौजूद है। रिस्ट का एक्सरे हमने कराया और 4 कार्पल बोन हमें मिली। कितनी, 4, 4। तो इसकी अप्रोक्सीमेट एज कितनी होगी उस चाइल्ड की? फोर तो होंगे, चार 4 तो। ही होगी ना। अब देखिए 4 यहाँ इयर्स पे होगी। 4 इयर्स में 4 है ना, 4 इयर्स, 1, 2, 3, और यहाँ पे एक और बोन थी ना, जो दोनों को 1 साल ही हमने माना था, हेमेट और कैपिटेट। टोटल 4 बोन मिलेगी वहां पे। तो टोटल जो ये कहा जाता है कि अप टू 2 to 6 इयर्स, कितना, 2 से 6 साल के बीच में अगर हम किसी के रिस्ट का एक्सरे करा रहे हैं और वहां पे जितनी नंबर ऑफ कार्पल बोन्स हमें मिल रही है एक्सरे में, अप्रोक्सीमेट एज भी उतनी ही होगी। मान लीजिए अगर 5 मिल रही है तो अप्रोक्सीमेट एज कितनी होगी, 5 इयर्स। 3 मिल रही है, 3 साल की अप्रोक्सीमेट एज होगी। तो इस तरीके से अगर 2 से 6 साल के बीच में किसी चाइल्ड के रिस्ट का एक्सरे कराते हैं तो वहां पे जितनी कार्पल बोन हमें मिल रही है उसके जितने नंबर है, 2, 3, 4, 5, उतनी ही उसकी अप्रोक्सीमेट एज भी होगी। तो भाई ये टार्सल बोन, टार्सल बोन में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे एक टेलस है। टेलस के बारे में एक चीज एनाटॉमिकल उस पे एस्पेक्ट पे याद रखिएगा कि डिवाइड ऑफ एनी मस्कुलर अटैचमेंट। टेलस बोन जो होती है इस पे किसी मसल का अटैचमेंट नहीं होता है, पहली चीज। टेलस बोन, यहाँ पे किसी मसल का अटैचमेंट नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, कोई भी इसमें मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता, नो मस्कुलर अटैचमेंट। अब यहाँ पे इनका जो ऑसिफिकेशन सेंटर है वो कब अपीयर होता है, तो सबसे पहले अर्लीस्ट जो ऑसिफिकेशन सेंटर आता है वो कैल्केनियम का आता है। कैल्केनियम का 5th मंथ, 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो है वो टेलस, टेलस का ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर होता है 7 मंथ, 7th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। एंड इन लास्ट जो है वो क्यूबाइड बोन, क्यूबाइड का जो ऑसिफिकेशन सेंटर है वो 9 मंथ पे मिलता है हमको, 9th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तो टार्सल बोन में बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया कहीं पे। तो कैल्केनियम 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, टाइलस 7 मंथ, और दो दो का ऐड करते जाइए। क्यूबाइड जो है वो 9 मंथ पे है। टाइलस बोन जो है इसका कोई मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता है टाइलस बोन का। अब एक चीज ये, सिंगल बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज, अभी हमने पढ़ा था सिंगल बेस्ट बोन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, वो कौन सी थी, पेल्विक बोन थी। पेल्विक बोन। pelvic। अब यहाँ पे देखिए सिंगल बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज एट डेथ फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ डिकेड, थर्ड टू फिफ्थ डिकेड में जो कौन सी सिंगल बेस्ट बोन होगी जिससे हम एज का एस्टिमेट कर सकते हैं, एज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस, स्टर्नम होगी। प्यूबिक सिम्फाइसिस। अच्छा, प्यूबिक सिम्पल। इसमें जो है जैसे मतलब एडल्टहुड के बाद अप टू डेथ, या यूं कह लीजिए ओल्डर एज तक कंटिन्यूअस इसमें चेंजेस जो इसका सरफेस होता है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस, वो कंटिन्यूअस इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट बोन जो मानी जाती है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस मानी जाती है, थर्ड टू फिफ्थ डिकेड में एज को एस्टिमेट करने के लिए या एज को डिटरमाइन करने के लिए, एज जानने के लिए।
जब यहीं पे एक्सरे मतलब किस एज में किसका एक्सरे हम कराते हैं, एज को डिटरमाइन करने के लिए अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कि ये पूछ लिया जाए कि 6 to 7 ईयर्स का फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है, तो उसकी एज को जानने के लिए हम किस रीजन का एक्सरे करवाएंगे ना। तो साइट फॉर एक्सरे सबके अलग अलग हैं, उनका एज भी है, लाइक एल्बो, रिस्ट, शोल्डर एंड इलियक क्रेस्ट, यही है मेजर साइट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो एल्बो का जो एक्सरे कराते हैं हम लोग एज को एस्टिमेट करने के लिए, फीमेल्स में 13 to 14 ईयर्स तक, अप टू 13 to 14 ईयर्स, 13 से 14 साल का, और मेल में 1 साल और एक्स्ट्रा कर दीजिए, 15 to 16 ईयर्स, 15 to 16 ईयर्स, ये फीमेल है, फिर मेल। रिस्ट का 16 to 17 ईयर्स फीमेल में, एंड 18 to 19 ईयर्स मेल्स के लिए। शोल्डर का भी लगभग इतना ही है, सेम है, रिस्ट और शोल्डर का ऑलमोस्ट सेम है। ये जो है 17 to 18 ईयर्स, 17 से 18 साल है फीमेल्स में, और 18 से 19 साल ही है मेल्स में। और इलियक क्रेस्ट का 1 साल और ऐड कर दीजिए, 18 से 19 साल, एंड 19 to 21 ईयर्स। ये तो इतना याद रखने की चीज है। लेकिन अभी हमने रिस्ट के बारे में क्या पढ़ा कि अप टू 6 ईयर तक वो ऑलमोस्ट जो है उसमें जितने नंबर ऑफ कार्पल बोन्स है उतनी ही एज होती है, क्योंकि पिस्सीफार्म बोन जो है वो लगभग 12 साल पे जाके उसका ऑसिफिकेशन होता है। तो इसलिए अगर 13 साल पे करना हो या 14 साल पे, तो एल्बो और रिस्ट यानी 8 साल का कोई बच्चा है, कोई पूछे कि इसकी एज को एस्टिमेट करना है तो सबसे बेस्ट साइट कौन सी होंगी जहाँ पे हमें एक्सरे करवाना चाहिए, तो वहां पे एल्बो और रिस्ट होगा, एल्बो और रिस्ट होगा। और मान लीजिए कोई कह रहा है कि 15-16 साल का बच्चा है, या यूं कह लीजिए कि 16 ईयर्स का है या 17 ईयर्स का, वहां पे अगर आपको जैसे कंफर्म करना है तो कौन किसका एक्सरे कराएंगे, तो 16 के बाद एल्बो को यहाँ से निकाल दीजिए, रिस्ट और शोल्डर को ले लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि इस एज में किस किस रीजन का हम एक्सरे करवाएंगे, तो वहां से हमको लगभग लगभग जो है एग्जैक्ट एज मिलने के चांसेस होते हैं ना। ये बेस्ट साइट मानी जाती है एक्सरे के, अलग अलग जो ये रीजन्स हैं। तो सिंगल बेस्ट क्राइटेरिया जो है एट डेथ थर्ड टू फिफ्थ डिकेड का, वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब स्कल्स की बात करते हैं, स्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजर कैसे कब कब होता है, सूचर्स, इनके जो सूचर्स होते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने देखिए, एक तो रेड कलर में एंटीरियर फॉन्टेनेल, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रिग्मा। ब्रेगमा कहते हैं, ब्रेगमा। बताइए इसका क्लोजर कब होता है, एंटीरियर फॉन्टेनेल का क्लोजर कब होता है। भाई जिनके बच्चे होंगे उनको ज्यादा याद होगा। एंटीरियर फॉन्टेनेल यानी ब्रेगमा जो है, इसका क्लोजर कब होता है, करीब 1.5 से 2 साल में होता है, 1.5 to 2 ईयर्स। ब्रेगमा का क्लोजर जो होता है 1.5 से 2 साल के दरमियान होता है। अब ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन यूजुअल जो ऑन एवरेज जो लार्ज स्केल पे सबका पाया जाता है उसी को माना जाता है। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल का क्लोजर हो रहा है 1.5 से 2 साल पे, और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, ये जो है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, इसका क्लोजर कब होता है। यूजुअली कभी कभी देखा जाता है कि जो पोस्टीरियर फंटनल है एट द टाइम ऑफ बर्थ ये क्लोज्ड हो चुका होता है, या अगर बहुत ज्यादा ये रहा तो अप टू 6 मंथ तक, 0 to 6 मंथ, यानी बर्थ से लेके 6 महीने के अंदर अंदर इसको क्लोज हो जाना है नेचुरल तरीके से, फिजियोलॉजिकल इसका क्लोजर जो होता है वो एट बर्थ टू 6 मंथ। उसके बाद अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो कोई पैथोलॉजी हो सकती है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन वहां पे हो सकती है। जो ऑक्सीपिटल फंटनेल है या पोस्टीरियर फंटनेल जो है, वो फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ यहाँ पे इसको क्लोज हो जाना चाहिए, और ब्रेगमा जो है वो थोड़ा टाइम लेता है, अप टू 1.5 to 2 ईयर, 1.5 से 2 साल में होता है। अब यहाँ सामने की तरफ आप देखिए, एक ये सूचर दिख रहा है, ये क्या है, ये सूचर है। और ये जो बोन है ये कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन। तो आमतौर से हम ये मान के चलते हैं कि एडल्टहुड में जो फ्रंटल बोन होती है वो सिंगल बोन होती है, और होती भी है, वो सिंगल बोन ही होती है। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में, इनिशियल फेज ऑफ लाइफ,
ये जो है इसके दो हाफ होते हैं, फ्रंटल बोन के दो हाफ होते हैं। अब इनको कहा जाता है, इसके बीच का जो ये सूचर है इसको कहा जाता है मेटाफिक सूचर। इसको हम कहते हैं मेटाफिक सूचर। अब ये मेटाफिक सूचर है, इसका क्लोजर कब होता है? मेटाफिक सूचर जो है इसका क्लोजर अच्छा कब टू होता साल, है? कितना? 2 to 3 years। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। मेटाफिक सूचर अप टू 1 ईयर तक, एक साल जाते जाते इसको क्लोज होना है ना। एक साल में ही इसको क्लोज होना है मेटाफिक सूचर को। उसके बाद ये जो फ्रंटल बोन है वो एक सिंगल बोन रहती है। और कुछ लोगों में ये होता है कि ये भी है ना, बर्थ से ही ये क्लोज्ड होती है। और अगर मान लो ये मिल गई, परसिस्ट कर रही है, तो एक साल जाते जाते इसको फिजियोलॉजिकल तौर पे भी इसको क्लोज होना है। तो ये हो गए। अब एक है कोरोनल सूचर। कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर। अब ये कोरोनल सूचर जो है ये कब क्लोज हो रहा है? कोरोनल सूचर किनके बीच में है? फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन। तो इनका क्लोजर कब होता है? कोरोनल सूचर, ये वाला, इनके क्लोजर, इनमें थोड़ा सा वेरिएशन है। जो कोरोनल, सॉरी, जो कोरोनल सूचर है, इनको मानते हैं कि करीब करीब जो 50 to 60 ईयर्स लगता है। कितना? अप टू 50 to 60 ईयर्स, 50 से 60 साल लगता है इनको क्लोज होने में, कोरोनल सूचर को। 50 to 60। सबसे इंपॉर्टेंट सूचर जो है एज के एस्टिमेशन के लिए वो है सेजाइटल सूचर। सबसे इंपॉर्टेंट सूचर जो है वो सेजाइटल सूचर। अब ये 3 फेज में इसका क्लोजर होता है सेजाइटल सूचर का। इसका जो है 3 फेज में क्लोजर होता है। एक एंटीरियर हाफ, एक पोस्टीरियर हाफ, एक मिडल हाफ। तो तीनों का अलग अलग है। मान लीजिए ये एंटीरियर हाफ है और ये जो है पोस्टीरियर है। यहाँ तक जो है ये पोस्टीरियर है। और ये जो पार्ट है ये एंटीरियर का, ये बीच वाला जो है ये मिडिल हाफ है। तो इनका क्लोजर कैसे होता है? जो पोस्टीरियर है ये पार्ट, इसका जो क्लोजर होता है वो 30 to 40 ईयर्स पे होता है। 30 to 40 ईयर, 30 से 40 साल पे इसका क्लोजर होता है। और जो ये एंटीरियर वाला पार्ट है ये, इसको 10 साल ऐड कर दीजिए। 40 to 40 से 50। 50 ईयर्स है ना। 10 10 ईयर्स ऐड करते जाइए, याद हो जाएगा। 40 to 50 ईयर्स। और ये जो मिडिल वाला है ये अब 50 to 60 ईयर्स। 60। 50 से 60 साल में इसका क्लोजर हो जाता है। तो इतना है भी, यही जानना भी है। तो ब्रेगमा का क्लोजर जो हो रहा है 1.5 से 2 साल पे, मेटाफिक सूचर अप टू 1 ईयर। सजाइटल सूचर अलग अलग फेज में ये क्लोज होते हैं। और जो पोस्टीरियर फंटनेल है वो 0 to 6 मंथ में इसका क्लोजर होता है। थोड़ा सा और स्पेसिफिक लेके आते हैं। अब ये कौन सा सूचर है? फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच का है। ये जो ग्रीन कलर का आपने देखा। टॉपिक। कोरोनल सूचर। हाँ, इसको कहते कोरोनल हैं, कोरोनल है। सूचर। ये कोरोनल सूचर है। ये कोरोनल सूचर। इसका क्लोजर कब होता है कोरोनल सूचर का? 50 to 60 years। फिफ्टी टू हाँ, सिक्सटी 50 ईयर्स to 60 याद रखिए। इसको भी दो हाल में बांटा गया है कि दो हाफ में होता है, 40 से 50, 50 से 60। बट 50 to 60 ईयर्स ना, यही याद रखिएगा। 50 से 60 साल में कोरोनल सूचर का जो है वो क्लोजर होता है। अब सेकंड सूचर ये थोड़ा सा स्पेसिफिक पीछे की तरफ का है, खोपड़ी का ये पिछला हिस्सा है। ये इस सूचर का नाम दिया जाता है लैम्ब्डाइड सूचर। इसको क्या कहते हैं? लैम्ब्डाइड सूचर। लैम्ब्डाइड सूचर। अब लैम्ब्डाइड सूचर का क्लोजर कब होता है? 45 to 50 ईयर्स में। 45 to 50 ईयर्स। देखिए बस इतना ही इसमें याद भी रखने की चीज है। अब ये तो तमाम सूचर हो गए, जाहिर सी बात है सब नहीं याद होगा। अब एक चीज जरूर याद रखिएगा कि सबसे बेस्ट सूचर इसमें से कौन सा होगा एज के एस्टिमेशन के लिए। तो जो सबसे बेस्ट सजाइटल सूचर होता है ना वो सूचर। सेजाइटल। सजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है जब सूचर्स की बात करते हैं, वहां से एज के एस्टिमेशन की हम बात करते हैं तो। अब मैंडिबल जो है, मैंडिबल, मैंडिबुलर बोन जो है, उसके भी दो हाफ होते हैं। मैंडिबल के भी दो हाफ होते हैं इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में। और वो जो दोनों हाफ होते हैं वो कब क्लोज करते हैं? वो 1 से 2 साल में उनका क्लोजर होता है, टू हाल्स ऑफ मैंडिबल का।
ठीक। तो ये इनका क्लोजर है, जो इंपॉर्टेंट सूचर्स हैं उनका। तो ये तो एक लाइन थी, सिंगल बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग एज एट डेथ फॉर इंडिविजुअल फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ डिकेड। ये कौन सी बोन थी? प्यूबिक सिम्फाइसिस थी। प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब यहाँ पे देखिए, सैक्रल बोन की बात होती है। सैक्रल बोन जो है वो सिंगल बोन कब बनती है? सैक्रल बोन जो है, कितनी बोन होती है सैक्रम? टोटल कितने 5। होते हैं? 5 होती है ना। तो 5। इनका फ्यूजन जो होता है फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इनका फ्यूजन होता है और ये एक सिंगल बोन बन जाती है। अब ये सिंगल बोन कब बनती है? एट द एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स, 20 से 25 साल में जो है ये सिंगल बोन बन गई। 20 से 25 साल में, 20 to 25 ईयर्स में सैक्रम बिकम्स ए सिंगल बोन। 20 से 25। अब आइए स्टर्नम की बात करते हैं। स्टर्नम में थोड़ा सा ज्यादा है। स्टर्नम में कई चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टर्नम की जो बॉडी होती है उसमें टोटल जो है कितनी बोन होती है? 3। 4 होती हैं। स्टर्नम में टोटल जो है वो 4 बोन होती हैं। 1, 2, 3 और 4। ये जो पार्ट है ये जीफी स्टर्नम है, जिसको जीफाइड प्रोसेस भी कहते हैं। और यहाँ वाला ये पूरा का पूरा क्या है? मेनुब्रियम स्टर्नाई, जिसको हम कहते हैं ना, मेनुब्रियम स्टर्नाई। तो टोटल जो इसकी बॉडी में जो टोटल बोन होती है वो 4 होती है। शुरू में जो है ये अलग अलग होती है, बाद में इनका फ्यूजन हो जाता है। इनका फ्यूजन जो होता है अब वो अलग है, जैसे फर्स्ट का सेकंड से होगा, सेकंड का थर्ड से होगा, थर्ड का फोर्थ से होगा। तो सबको ना याद करके ना, इनका जो पूरा फ्यूजन का एज है बॉडी ऑफ, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्टर्नम 4, 4 होती हैं, ठीक है। जीफाइड प्रोसेस, ये जो जीफाइड प्रोसेस है ये इस बॉडी से कब यूनाइट होता है? यानी जो जीफी स्टर्नम है वो बॉडी से कब यूनाइट होता है? 40 से 45 साल में, 40 to 45 ईयर्स में इसका यूनियन हो जाता है, जुड़ जाते हैं। एंड जो मेनुब्रियम है, ये जो मेनुब्रियम है ये कब यूनाइट होता है स्टर्नम से? 60 years। हाँ, 60 to 70 ईयर्स, थोड़ा सा वेरिएशन है। 60 to 70 ईयर्स। अब ये जो चारों पीसेस हैं, ये जो चारों पीसेस हैं, इनका जो क्लोजर कब होता है, मतलब एक दूसरे से इनका यूनियन कब होता है? तो ये करीब करीब जो है 14 to 25 ईयर, 14 से 25 साल लगता है इनको भी। ये जो 4 पीसेस हैं इनको आपस में यूनाइट होने के लिए, ये जो 4 पीसेस है इनको आपस में यूनाइट होने के लिए 14 से 25 साल का लगता है। तो स्टर्नम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं स्टर्नम की, वो 4 होती हैं और चारों आपस में यूनाइट होती हैं 14 से 25 साल की एज में। जो जीफाइड प्रोसेस है या जीफी स्टर्नम जो है वो बॉडी से कब यूनाइट होता है? 40 to 45 ईयर्स। और मैनुब्रियम जो है उसका फ्यूजन जो स्टर्नम से होता है यानी बॉडी से जो होता है वो 60 से 70 साल की एज पे होता है। कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, जो एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो डेवलप होना शुरू होते हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। ऑनसेट कब होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का? जो है ऑनसेट मेल्स और फीमेल्स में। तो गर्ल्स में थोड़ा पहले होता है, यानी फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शुरू कब होते हैं, इसका ऑनसेट होता है वो अराउंड 10 to 12 ईयर्स, 10 से 12 साल पे होता है। और मेल्स में 12 से 14 साल पे होता है। अब ये वैरी भी कर सकता है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है। टोटल 12 to 14। जो फर्स्ट साइन है, अर्लीस्ट चेंज जो मेल्स की प्यूबर्टी में हमें देखने को मिलता है, फर्स्ट चेंज या फर्स्ट साइन भी आप इसी को कह लीजिए, मेल्स में क्या होती है? सेकेंडरी Scrotal सेक्सुअल, enlargement. टेस्टिकुलर इंलार्जमेंट, Testicular. है ना, टेस्टिकुलर इंलार्जमेंट, जिसको दूसरा नाम हम कहते हैं गुनेडार। गुनेडार किसको कहते हैं? टेस्टिकुलर इंलार्जमेंट। और फीमेल्स में Breast. Breastfeed. Thalak. Breast enlarge. हिलार्की यानी ब्रेस्ट इंलार्जमेंट या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अच्छा, अब जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है चाहे मेल्स हो या फीमेल्स में हो, दोनों की अपनी स्पेसिफिक है।
फीमेल्स की जो सेक्सुअल मैच्योरिटी हम कहते हैं जब मेनार्की अटेन कर ले, और बॉयज में जब उसको कहते हैं स्पर्मार्क। हाँ, उसका नाम जो दिया गया है स्पर्मार्क है ना, और यहाँ पे मेनार्क। ये जो है ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को बताता है। तो किस एज पे मेनार्की शुरू होती है गर्ल्स में? 13 years. 11. अब आपकी बुक में जो जो गायनी की बुक में जो दिया होगा ना स्पेसिफिक, उसको याद कर लीजिएगा, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा वेरी कर रहा है। तो जो गायनी वाली बुक में या गायनी में जो आप पढ़ेंगे वहां पे जो दिया होगा वो ज्यादा स्पेसिफिक होगा इस चीज के लिए। तो मेनार्की यहाँ पे जो बुक है उसमें 13 से 14 साल दिया हुआ है, और स्पर्मार्क जो है वो 15 साल, आफ्टर 15 ईयर्स। तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को बताता है। अब जो ऑर्डर ऑफ मैच्योरिटी है ये तो हर जगह कॉमन रहेगी। सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट चीज जो है वो थिलार्की है फीमेल्स में, थिलार्क। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? प्यूबार्क, यानी प्यूबिक हेयर का Human. डेवलपमेंट ना, प्यूबार्क। थर्ड नंबर पे होता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट या पीक ग्रोथ वेलोसिटी। एंड लास्ट में सेक्सुअल मैच्योरिटी, दैट इज मेनार्की। अब ऐसे ही मेल्स का भी चलता है। मेल्स में सबसे पहली साइन जो है वो गोनेडार्क है, यानी टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। इसके बाद यानी आप इसको गोनेडार्क लिख दीजिए। सेकेंड नंबर पे प्यूबार्क यहाँ पे भी है। फिर एक्सिलरी हेयर, प्यूबार्क के बाद यानी प्यूबिक हेयर, उसके बाद एक्सिलरी हेयर, एंड आफ्टर दैट बियर्ड, एंड लास्ट में स्पर्मार्क भी वहीं पे शुरू हो जाता है। ठीक। तो इस तरीके से ये जो ऑर्डर ऑफ मैच्योरिटी है मेल्स और फीमेल्स की चलती है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे। आइडेंटिफिकेशन पार्ट 1 जो बुक में दिया हुआ है यहीं तक था। कुछ ओल्डर एज में या यूं कह लीजिए बुढ़ापे में कुछ और साइंस भी होती हैं, पाई जाती हैं, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे उसमें एक चीज मैं बताऊं, बाल्डनेस, गंजापन। 20 साल का लड़का भी इस वक्त बाल्ड मिल जाएगा आपको ना। कुछ जेनेटिक वेरिएशन कह लीजिए, इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी कह लीजिए। बाल्डनेस या ग्रेइंग ऑफ हेयर ये अब स्पेसिफिक नहीं रह गया, किसी भी एज में हो सकता है ना? इसमें कोई वैल्यू नहीं है बाल्डनेस की। ओल्डर एज में आमतौर से कॉमन है गंजापन या ग्रेइंग ऑफ हेयर, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में हम देखें तो ओल्डर एज में जितना उतना ही अब जो एडल्टहुड की एज है ना 30 से 40 साल, वहां पे भी बाल्डनेस बहुत ज्यादा प्रिवेल कर गई है, बहुत ज्यादा लोगों में पाई जा रही है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है एज को कैलकुलेट करने में या एज देखने में। हाँ, एक चीज कही जाती है, जो प्यूबिक हेयर होते हैं इनकी जो ग्रेइंग होती है ये 55 से 60 साल के पहले नहीं होती। प्यूबिक हेयर की जो ग्रेइंग होती है ये अराउंड 55 to 60 ईयर्स में ही होती है, उससे पहले नहीं होती है। अब एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं आर्कस सेनाइलिस। आर्कस सेनाइलिस, पहले तो ये बताइए कि ये पाया कहाँ जाता है? Eyes. आइस। आईज में पाया जाता है, आईज में। आर्कस सेनाइलिस जो है एक अपेक जोन कह लीजिए, अराउंड द कार्निया होता है, अराउंड द कार्निया। और आमतौर से ये जो है लाइपॉइड के डिजनरेशन में मिलता है, बट ये भी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इसकी नहीं है। 50 साल में मिलता है, और 60 साल में इसकी जो है वो कंप्लीट जाके उतार कर। इसी तरीके से एक चीज और है टेरिजियम, वो भी स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं थी। ये सारी चीजें ओल्डर एज में मिल जाती हैं, बट करंट दौर में अगर हम देखें तो 40 से 50 साल में भी मिल सकती है ये सारी चीजें। तो बहुत ज्यादा इनकी एज के एस्टिमेशन के लिए इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस अब नहीं रह गई है। अच्छा, अब एक चीज आइए, हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा, क्या क्या चीज हम एस्टिमेट कर सकते थे? रेस, रेस के लिए सबसे कॉमन जो सबसे बेस्ट इंडेक्स था वो कौन सा था रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए? Syphilitic. सिफेलिक इंडेक्स, सिफेलिक इंडेक्स था रेस। सेक्स के लिए
पेल्विक बोन, सेक्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हमने एज भी देख ली, एज भी देख ली, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग उसमें हमें इंपॉर्टेंस मिली। टीथ से हमें मिल गया, बोन से मिल गया, इनसे हमें एज को एस्टिमेट हमने कर लिया। अब एक चीज बच गई, दैट इज स्टेचर। हालांकि स्टेचर में सबसे ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है। स्टेचर, स्टेचर का मतलब क्या है? लेंथ। हाँ, लेंथ है ना, लेंथ होती है। अब आमतौर से जो स्टेचर के बारे में कहा जाता है कि स्टेचर जो है, जो अलग अलग, यानी इवन उसमें जो है डायर्नल वेरिएशन भी पाए, दिन के टाइम में भी अलग अलग वक्त में इसमें स्टेचर में वो चेंजेस होते रहते हैं। अब स्टेचर की जो लेंथ है इसमें इवन डे टाइम में भी 1.5 टू 2 सेंटीमीटर इतना वेरिएशन आपको मिल सकता है एक लिविंग पर्सन में, उसके स्टेचर में, उसकी हाइट में वेरिएशन मिल सकता है। आफ्टरनून और इवनिंग में कहा जाता है कि कम होता है, आफ्टरनून एंड इवनिंग। यहाँ पे जो स्टेचर यानी जो लेंथ होती है, जो हाइट होती है, वो कम हो जाती है ड्यू टू रिड्यूस्ड इलास्टिसिटी ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो बाकी दिन में हो सकता है कि अगर किसी की, मान लीजिए